बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंज़ेस लॉ। जी, लेंज़ेस लॉ है हमारे पास में टॉपिक आज का। वैसे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है, लेकिन आपने इसको लॉन्ग के तौर पर भी तैयार करना है। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा और हमने बात की थी कि अगर हम मैग्नेट को कॉइल के पास मूव करवाते रहें या कॉइल को मैग्नेट के पास मूव करवाते रहें या दोनों को मूव करवाते रहें तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। जैसे मैग्नेट कॉइल के करीब जाता है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, मैग्नेट कॉइल से पीछे लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से उस कॉइल के अंदर में करंट इंड्यूस होता है। करंट इंड्यूस होने का मतलब है कि उस कॉइल के अंदर वो कॉइल खुद ही बैटरी बन जाती है, खुद ही अपने अंदर से करंट मूव करवाती है, यानी कि उस कॉइल के पास एनर्जी आ जाती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाती है। तो उसकी डायरेक्शन क्या है, जहाँ इस तरह से कह लें कि जो उसमें से करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन हमारे बस में क्या बनेगी। तो देखते हैं जी ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है, यानी वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स को कौन सी डायरेक्शन में मूव करवाएगी, यानी करंट की डायरेक्शन वगैरह क्या होगी, वो सब का हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसके लिए जी हमारे पास में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। इसको अगर आप देखें जी हमारे पास में मैग्नेट है और ये कॉइल है, सोलिनॉइड समझ लीजिए। जब हम क्या करते हैं इस कॉइल के पास मैग्नेट को फास्टली मूव करवाते हैं, आगे पीछे लेके जाते हैं, तो उसकी वजह से कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमने देखना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, हमें रिजल्ट क्या मिलता है, यानी हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है उसको बात करते हैं। जब देखें हम मैग्नेट को पीछे लेके जाते हैं तो देन ये कॉइल इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। अभी आप देखें डायग्राम आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ है जबकि साउथ पोल कॉइल से ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिन्हें नॉर्थ पोल को हमने कॉइल की तरफ रखा हुआ है, ये परमानेंट मैग्नेट है जो हमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसे बार मैग्नेट कहते हैं, ये परमानेंट मैग्नेट है। तो इस परमानेंट मैग्नेट को बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जब हम कॉइल की तरफ लेके जाते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं, चूँकि हमने पकड़ा हुआ है तो हम अपने हाथ के ऊपर फोर्स को महसूस करते हैं। जैसे ही हम नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ लेके जाते हैं तो कॉइल उसको रिपेल करती है। और रिपल्शन का मतलब है कि कॉइल की ये वाली साइड जो है जिसकी तरफ हम नॉर्थ पोल को लेके जा रहे हैं वो भी क्या बन चुकी है, नॉर्थ ही बन चुकी है, क्योंकि नॉर्थ ही नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ साउथ को रिपेल करता है, जबकि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। तो अभी जो डायग्राम है इसमें तो मैग्नेट को हम वापस पीछे लेके जा रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम मैग्नेट को आगे को लेके जा रहे हैं, जब हम मैग्नेट को आगे कॉइल की तरफ लेके जाते हैं तो देन कॉइल इसको क्या करती है, रिपेल करती है। लेकिन जब हम मैग्नेट को पीछे को लेके जाते हैं, वापस कॉइल से दूर लेके जाते हैं, तो कॉइल उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। जैसे अगर देखें जब हम मैग्नेट को वापस ले जा रहे हैं, पीछे को ले जा रहे हैं, कॉइल से दूर ले जा रहे हैं, तो ये कॉइल उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, मैग्नेट को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि अब कॉइल का ये वाला हिस्सा जो है ये साउथ पोल बन जाता है, जबकि नॉर्थ पोल हमने इस कॉइल की तरफ किया हुआ है परमानेंट मैग्नेट का, बार मैग्नेट का। तो नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन है, इस वजह से कॉइल उसको अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलता है कि जब हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाते हैं तो कॉइल रिपेल करती है, जब मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाते हैं तो कॉइल उसको अट्रैक्ट करती है। जन कि कॉइल जो है जो मैग्नेटिक जो ईएमएफ प्रोड्यूस करने का सोर्स है उसके ऑपोजिट है, उसको अपोज करती है, उसको अपोज करती है। देखें जब हम मैग्नेट को उसकी तरफ लेके जा रहे हैं कॉइल की तरफ तो उसको रिपेल करेगी, और जब हम मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जा रहे हैं तो उसको अट्रैक्ट करेगी। यानी कि जो इसमें ईएमएफ का सोर्स कौन सा है, मैग्नेट है, मैग्नेट को मूव करवाने से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो जो ईएमएफ का सोर्स है जो उसको अपोज करती है। ये डेफिनेशन को हम देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज, यानी जो हमारे पास में सर्किट है उसके अंदर में जो करंट इंड्यूस होता है वो किस तरह होता है, इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेज द काज दैट प्रोड्यूसेस इट, यानी ये हमेशा उस काज को क्या करता है, अपोज ही करता है जिसकी वजह से इसके अंदर में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। यानी कि सिंपल अगर हम बात करें जी, जैसे हम मैग्नेट को आगे लेके जाते हैं तो इसकी लेफ्ट साइड जो है जो नॉर्थ है
जो इसकी लेफ्ट साइड है, यानी कॉइल की तरफ, जब हम नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ लेके जाते हैं तो जो कॉइल का नियर पॉइंट होता है वो नॉर्थ बन जाता है और जो फार पॉइंट होता है वो साउथ बन जाता है। और जब हम इसको ले जाते हैं परमानेंट मैग्नेट को, बार मैग्नेट को जब कॉइल से दूर ले जाते हैं तो उसका नियर पॉइंट साउथ बन जाता है और फार पॉइंट जो है वो नॉर्थ बन जाता है। देन इस सोर्स को ये हमेशा अपोज करता है। If we apply a law of conservation of energy to the electromagnetic induction, we realize that the electrical energy induced in a conductor comes from the kinetic energy of the moving magnet. अब देखिए ना, यहाँ पे करंट को मूव करवाने की एनर्जी यानी EMF इस कॉइल के पास आई कहाँ से? कॉइल को तो हमने बैटरी लगाई नहीं है, तो फिर कॉइल के पास आखिर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने की एनर्जी कहाँ से आई? तो देखिए एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही कैसे कि हमारे हैंड से हमारी मस्कुलर एनर्जी हम दे रहे हैं मैग्नेट को मूव करवाने के लिए। देखिए जब हम मैग्नेट को रोक देते हैं, मैग्नेट को रोकने से क्या होता है, अब हम मैग्नेट को एनर्जी नहीं दे रहे मूव करवाने के लिए, क्योंकि मूव ही नहीं करवा रहे, हम उसको एनर्जी नहीं दे रहे। जब हम मैग्नेट को एनर्जी नहीं देंगे तो हमारी एनर्जी इस कॉइल में भी एंटर नहीं होगी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए से हमारी एनर्जी कॉइल को नहीं मिलेगी। जब कॉइल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जब हम इस मैग्नेट को बार बार तेज़ी के साथ में आगे और पीछे को मूव करवाते हैं, देन हम अपनी एनर्जी इस मैग्नेट को दे रहे होते हैं और मैग्नेट से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है इस कॉइल के अंदर में। और जब कॉइल को वो हमारी एनर्जी मिल जाती है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये जो प्रोसेस है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस है, ये किसको ओबे करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। यानी एनर्जी खुद से प्रोड्यूस नहीं हुई है, बल्कि जो एनर्जी हमने दी है वो इसके अंदर में ट्रांसफ़र हुई है। वी डू सम वर्क ऑन द मैग्नेट टू ब्रिंग इट क्लोज टू द सोलिनाइड, यानी सोलिनाइड के करीब ले जाने के लिए हमें मैग्नेट को एनर्जी तो देनी पड़ती है। दिस वर्क कॉन्सिक्वेंटली अपीयर्स एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कंडक्टर। वो जो हम एनर्जी इसको दे रहे होते हैं वही उसमें एनर्जी के तौर पर जो हम एनर्जी इसको दे रहे होते हैं वही कंडक्टर, यानी जो एनर्जी हम मैग्नेट को दे रहे होते हैं वो मैग्नेट से एनर्जी ट्रांसफ़र किस में हो जाती है? कंडक्टर के अंदर में। तो वो कंडक्टर में फिर EMF प्रोड्यूस हो जाता है, करंट को फ्लो करने की एबिलिटी पैदा हो जाती है। Thus, the mechanical energy of our hand used to push the magnet towards or away from the coil results into electric energy. यानी हम जो एनर्जी दी है उस मैग्नेट को आगे और पीछे मूव करवाने के लिए, वही हमारी जो एनर्जी है वही कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। स्टूडेंट्स, AC जनरेटर हमारे सिलेबस में नहीं है। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन है जी, म्यूचुअल इंडक्शन हमारे सिलेबस में है, इसको हम डिस्कस करते हैं जी। हमारे पास में एक डायग्राम है, इस डायग्राम की मदद से ही इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। म्यूचुअल बाहमी तौर पर इंडक्शन का मतलब है करंट का प्रोड्यूस हो जाना। म्यूचुअल इंडक्शन तो जो हमारे पास में एक सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो कॉइल्स आमने सामने पड़ी हुई हैं। एक कॉइल को हमने A का नाम दे दिया, एक कॉइल को हमने B का नाम दे दिया, और इस एक कॉइल के साथ हमने एक स्विच लगा दिया और एक बैटरी लगा दी, जबकि उसके सामने जो नेबरिंग कॉइल है इसके साथ हमने सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगाया। देखें इसके साथ ना तो हम स्विच लगा रहे हैं, स्विच लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन हम बैटरी नहीं लगा रहे। ये जो दूसरी कॉइल है जिसे हम सेकेंडरी कॉइल का नाम दे रहे हैं, इस सेकेंडरी कॉइल के साथ हमने कोई स्विच अटैच नहीं किया और ना ही इसके साथ हमने कोई बैटरी लगाई है। स्विच तो आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन हम बैटरी की बात करेंगे। जो करंट का सोर्स है वो हमने इसको नहीं दिया, जबकि एक कॉइल के साथ हमने करंट का सोर्स यानी बैटरी इसको दे रखी है और साथ में स्विच भी लगा रखा है इसको ऑन ऑफ कंट्रोल करने के लिए करंट को फ्लो को। अब देखिए हमें रिजल्ट क्या मिलता है, उसके बाद फिर हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। हमें रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट हमें ये मिलता है स्टूडेंट्स कि जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करते हैं सर्किट मुकम्मल हो जाता है, और हम उसी टाइम पे देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर की नीडल रिफ्लेक्ट करती है। कितनी अनोखी बात है कि हम एक कॉइल में करंट पास करवा रहे हैं, यानी कि हमने स्विच को क्लोज किया, सर्किट मुकम्मल हो गया, एक कॉइल में से करंट पास करना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि जो B कॉइल है उसके गैल्वेनोमीटर में भी नीडल ने डिफ्लेक्ट किया, लेकिन फॉर अ मोमेंट, जो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन है, फॉर अ मोमेंट यानी कुछ लम्हे के लिए इसने डिफ्लेक्ट किया एक बार और दोबारा ज़ीरो पे आ गए। तो रिजल्ट हमें क्या मिला कि जैसे हम स्विच क्लोज करते हैं, एक कॉइल में से करंट पास करता है तो B कॉइल में भी करंट पास करता है, लेकिन उसके साथ करंट पास करने के फ़ौरन साथ ख़त्म भी हो जाता है। यानी करंट पास प्रोड्यूस हुआ B कॉइल में और उसके साथ दोबारा नीडल ज़ीरो पे आ जाती है गैल्वेनोमीटर की, मतलब B कॉइल में फिर से करंट ख़त्म हो गया।
उसके बाद सर्किट हमारा मुकम्मल है, ए कॉइल में से करंट फ्लो करता जा रहा है, लेकिन बी कॉइल में करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। फिर जब हम इस स्विच को ओपन करते हैं, जो खोल देते हैं इसको, सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, स्विच को ओपन करते हैं, देन हमें फिर वही रिजल्ट मिलता है कि गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट करती है और दोबारा जीरो पे आ जाती है। देन इसमें से जैसे हम करंट की सप्लाई बंद करते हैं, बी कॉइल में फिर से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, नीडल जो होती है वो डिफ्लेक्ट करती है और दोबारा जीरो पे आ जाती है, यानी करंट पैदा हुआ और नीडल दोबारा जीरो पे आ गई। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे मिलता है कि इसकी नीडल जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। देन सपोज करें कि जब मैंने इसको स्विच को क्लोज किया था और इसकी नीडल दाएं तरफ का आई थी, अब जब मैं स्विच को ओपन करूंगा तो नीडल किस कौन सी साइड पे जाएगी, बाएं तरफ को जाएगी। तो ये प्रोसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। यानी होता क्या है एक्चुअल में, जैसे देखिए हम इसको सर्किट को कंप्लीट करते हैं, इस कॉइल के अंदर से करंट पैदा होता है, ये मैग्नेट बन जाता है, इसके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में से पास करती हैं। अब जैसे जैसे ये मैग्नेट इसमें जैसे जैसे करंट एंटर होता है, देखिए एक टर्न में करंट एंटर हुआ तो ये वाला हिस्सा, यानी सपोज करने कीजिए एक टर्न में करंट एंटर हुआ, ये मैग्नेट बना, इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर गए। फिर दूसरे टर्न में से करंट एंटर हुआ तो इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी पास कर गए। तीसरे टर्न में करंट पास किया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी पास कर गई। 4 वाले टर्न में करंट पास किया, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, इसकी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर गई। यानी एक एक करंट एक यानी पहली टर्न में आया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे टर्न में आया। देन इसकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसा ऐसा बढ़ रही हैं। जैसे जैसे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बढ़ रही हैं तो बी कॉइल में से जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास कर रही है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं, वो भी बढ़ती जा रही हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से यानी चेंज होने से इसमें करंट पैदा हुआ जो कि गैल्वेनोमीटर ने रिफ्लेक्ट किया। अब क्या है कि अब जैसे ही सर्किट मुकम्मल है, अब इसमें से एक ही जैसी क्वांटिटी का करंट पास करता जा रहा है, यानी चारों टर्न्स के अंदर में करंट पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो बी कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, तो उसमें से भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। इसी वजह से यानी ए कॉइल में से करंट तो पास कर रहा है लेकिन बी में करंट प्रोड्यूस नहीं होता। फिर जैसे ही हम सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, स्विच को ओपन कर देते हैं, तो देखें एक टर्न की मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगी तो मैग्नेटिक लाइन फोर्स कम हो जाएंगी। फिर दूसरे टर्न की मैग्नेटिक लाइन फोर्सेस खत्म हो जाएंगी, तीसरे की खत्म हो जाएंगी। तो जैसे जैसे कॉइल की जो मैग्नेटिक लाइन फोर्सेस खत्म होती जाएंगी तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड फिर कम होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से फिर इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो आइए जी, ये सारी बातें हमारे पास में अगर हम इसको डेफिनेशन में देखें स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट में ही हमारे पास में इसकी डेफिनेशन है म्यूचुअल इंडक्शन की। जी, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन में हमारे पास में द phenomena ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉयल। देन एक कॉयल में जो करंट पैदा हो जाता है ड्यू टू चेंज ऑफ अ करंट इन अ नेबरिंग कॉयल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। देन एक कॉयल में करंट का पैदा होना कब, जब हम उसकी नेबरिंग कॉयल में करंट को चेंज करते हैं। तो देखें यहाँ पर हम करंट किस में चेंज कर रहे हैं, हम कॉयल ए में करंट को चेंज करते हैं, यानी स्विच को ऑन ऑफ करते हैं। इसका मतलब है कि कॉयल ए में करंट को हम चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो उसकी नेबरिंग कॉयल है बी है उसके अंदर में करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो जिस कॉयल में हम करंट को चेंज करते हैं उसको प्राइमरी कॉयल का नाम दिया जाएगा, और जिसमें उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो जाता है उसको सेकेंडरी कॉयल का नाम दिया जाएगा। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया ट्रांसफार्मर का, वो छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट का लेक्चर होगा वो। इसके साथ हमारा सिलेबस जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारे 2 यूनिट्स के रहते हैं। उसकी वीडियोस मैं आपको कल 1-2 दिन के अंदर में, कल या परसों 1-2 दिन के अंदर में उन दोनों की इकट्ठी वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा इसी चैनल के ऊपर में, जो हमारे कॉलेज का चैनल है वहाँ पर मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो उसमें से आपने अच्छी तरह से उसको ऑब्ज़र्व करना है, देखना है, समझना है, और थोड़ा थोड़ा करके उसको साथ साथ में तैयार करते रहना है। आपकी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी तो उसके अंदर में जो शुरू के चैप्टर्स हैं, जो आपके शुरू के जो आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑलरेडी किए हुए हैं चैप्टर्स तक आपने, तो आपने क्या करना है उनको, वो तो आपके पेपर में शामिल होंगे। तो उसके बाद आप देखें जो नेक्स्ट वाला है आपके पास में, जो आपको डिवीज़न आपको जो मिल जाएगी उसके अंदर में जो एंड वाले जो 2 टेस्ट हैं वो सिर्फ एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल के ही रखे हैं ताकि उनको अच्छी तरह से आप फिर से तैयार कर सकें। देन एक बार तो वो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल हम जो चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, हमारे 2-2 चैप्टर के टेस्ट होंगे, उसमें भी शामिल हो जाएंगे। उसको दोबारा से फिर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए एंड वाले 2 टेस्ट के अंदर में एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल ही रखे हैं ताकि हम उनको अच्छी तरह से फिर से रिपीट करें, उनकी प्रैक्टिस करें। किसी भी तरह की आपको कन्फ्यूज़न होती है तो देन आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज के जरिए से पूछ सकते हैं। तो उसमें से जो भी न्यूमेरिकल
प्रॉब्लम के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो देन आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरा नंबर है व्हाट्सएप का 0332 7094 715 0332 70 94 715।